हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन कंपनीज अकाउंट्स के एमसीक्यूज से रिलेटेड है। और अगर हम लोग कंपनीज अकाउंट्स की बात करें तो ये नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले क्या था कि कंपनीज एक्ट 1956 ये एप्लीकेबल था और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग देखोगे ना तो आज की डेट में भी कंपनीज एक्ट 1956 से ही रिलेटेड होते हैं, इसीलिए तुम लोगों को सेक्शन का थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे, उससे रिलेटेड सेक्शंस की बात करेंगे। एंड इस क्लास के एंड में हम एक क्लास मेंशन कर देंगे जहाँ पे हमने कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 के जो रेलेवेंट डिफरेंसेस है, क्योंकि ना बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारा टॉपिक तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है जो कि 56 के अकॉर्डिंग था, 1956 के अकॉर्डिंग, और 2013 के अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है, सेक्शन चेंज हो चुके हैं, रेट्स चेंज हो चुके हैं। तो वो कंपैरिजन क्लास ज़रूर से कवर करना, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज तो हम आज क्लास में डिस्कस भी करेंगे और कुछ एमसीक्यूज के लिए वहाँ हमने पॉइंट्स मेंशन कर दिया है, तो वो तुम लोग लर्न कर लेना। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगेन ये हमारा एक कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग आज सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट शेयर्स रिफर टू शेयर्स दैट आर। देखो, दो तरह के शेयर्स तुम लोग बहुत बार सुने होगे, एक होता है बोनस शेयर और एक होता है राइट शेयर। तो होता क्या है, चाहे बोनस शेयर की बात करो चाहे राइट शेयर की बात करो, दोनों ही शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है। मतलब जिन लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं, आप उन्हीं को बोनस शेयर और राइट शेयर इशू कर सकते हो। क्लियर? राइट शेयर और बोनस शेयर कभी भी किसी आउटसाइडर को या किसी न्यू पर्सन को अलॉट नहीं किया जा सकता। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बोनस शेयर जब भी आप इशू करते हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो। तो जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करी तो नो डाउट कहीं ना कहीं कंपनी पे बर्डन बढ़ता है ना, कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस को अफेक्ट होता है। बट अगर हम लोग राइट शेयर की बात करें तो राइट शेयर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू किया जाता है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट इशू नहीं किया जाता है, कुछ डिस्काउंटेड रेट पे इशू किया जाता है। क्लियर? ऑप्शन देखते हैं। इशूड बाय न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, नो। फर्स्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, फर्स्ट ऑफर टू द डिबेंचर होल्डर्स, इशूड टू द कंपनीज डायरेक्टर। नो डाउट अगर हम लोग राइट शेयर की बात करें तो ये हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बी। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज हमने पहले भी बताया कि चाहे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की बात करो, चाहे शेयर अलॉटमेंट की बात करो, चाहे शेयर कैपिटल की बात करो, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है। रीजन बीइंग ये मनी रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स। एंड अगेन अगर हम लोग शेयर होल्डर्स की बात करें तो वो एक पर्सन है, इसलिए पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है। नेक्स्ट, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज डैश परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कितना होना चाहिए? कम से कम 5% होना चाहिए शेयर एप्लीकेशन मनी। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नॉमिनल शेयर कैपिटल सिग्निफाइज, देखो नॉमिनल शेयर कैपिटल के पहले हम बताते हैं कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है, और ये ना उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन भी होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब कि कितना मैक्सिमम शेयर कैपिटल आप इशू कर सकते हो। क्लियर? कंपनी ओवरऑल अपनी ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड कितना मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है, उसको हम कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या है? नॉमिनल शेयर कैपिटल का मतलब कि जो ऑथराइज्ड है उसमें से वो कितना इशू कर रही है एट अ टाइम, उसको हम लोग नॉमिनल शेयर कहते हैं। दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच अ कंपनी इशूज, द अमाउंट ऑफ कैपिटल अप्लाइड बाय प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। मतलब कितना आप मैक्सिमम इशू कर सकते हो, इसको हम कहते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 119 एंड 120 में हम एक बात बताएंगे। देखो लिखा है कि इफ अ कंपनी हैज अडॉप्टेड टेबल 8 इट इज रिक्वायर्ड टू पे परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, पहले मेरी बात समझो कि ये जो इंटरेस्ट है ऑन कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन अरियर, ठीक है, चाहे हम कॉल्स इन एडवांस की बात करें चाहे कॉल्स इन अरियर की बात करें, दोनों ही केसेस में पहले क्या होता है कि आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना होता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट्स मेंशन है तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मेंशन है, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 1956 में क्या था कि आप रिफर करते थे टेबल ए को, और कंपनीज एक्ट 2013 में आपको रिफर करना होगा टेबल एफ।
क्लियर है मेरा पॉइंट? हम फिर से एक बात बता रहे हैं कि चाहे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हो, दोनों ही केसेस में हम बता दें कि पहले क्या होता है कि हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना होता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट मेंशन है तो आप वो फॉलो करोगे, अगर उसमें रेट्स मेंशन नहीं किया गया है तब फिर एज पर कंपनीज एक्ट 1956 हमें टेबल ए फॉलो करना होता है एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमें टेबल एफ फॉलो करना होता है। अब हमने 56 क्यों बताया? क्योंकि कई बार ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें 1956 के अकॉर्डिंग टेबल ए के अकॉर्डिंग रेट्स पूछता है, तो हम दोनों रेट्स यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर टेबल ए के अकॉर्डिंग पूछेगा, जैसे यहाँ देखो कॉल्स इन एडवांस का टेबल ए के अकॉर्डिंग रेट पूछा है तो ये 6% होगा, ठीक है। और यही अगर टेबल एफ लिखा होता, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे होते बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 की, और वहाँ पे जो कॉल्स इन एडवांस का रेट है वो है 12%। तो तुम लोग को बेसिकली यही याद रखना है। अब टेबल ए वैसे भी इररेलेवेंट हो चुका है, बट कई बार आज भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमने ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया है। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट में भी यही चीज़ है कि अ कंपनी दैट इज अडॉप्टेड टेबल ए कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अब अगर टेबल ए के अकॉर्डिंग पूछे, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग पूछे, तो ये रेट है हमारा 5%। और अगर यही हम टेबल एफ के अकॉर्डिंग पूछे कंपनीज एक्ट 2013, तो ये रेट हमारा होता 10%। क्लियर? और ये पॉइंट ना हमने ऑलरेडी मेंशन भी किया है जब हमने कंपनीज एक्ट 2013 एंड 56 के बीच में कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस कैन शेयर प्रीमियम बी यूज्ड? बोनस शेयर इशू करने के लिए करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी करते हैं, टू प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का जब रिडम्पशन होता है तो जो भी अमाउंट आपको प्रीमियम के तौर पे करनी होती है उसके लिए भी हम शेयर प्रीमियम यूज कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, identify the journal entry required when a company issues fully paid shares to its promoter for their services। सिंपल है, ये एंट्री तो हम लोगों को पता ही है कि जब आप प्रमोटर को शेयर इशू कर रहे हो तो गुडविल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, when a company issues shares at a premium, the premium amount will be received by it along with। अब ये जो प्रीमियम अमाउंट है ये तो कभी भी रिसीव हो सकती है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और कॉल। करेक्ट आंसर होगा डी, एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मार्क आउट द जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग शेयर्स एट अ प्रीमियम टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। सिंपल एंट्री है, हम लोग सीधे क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट और फिर लिखते हैं टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। जैसे अगर मान लो हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 100 का है, प्रीमियम 10 का है, तो 110 रुपये हमारा अलॉटमेंट का हो गया, और ये एंट्री हमारे पास दी हुई है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, if shares had been issued at a premium and the premium amount received by the company, then upon forfeiture of such shares the share premium account should be। कह रहा है कि देखो शेयर आपने प्रीमियम पे इशू किया और प्रीमियम ऑलरेडी पहले रिसीव हो चुका है, मतलब फोरफीट किया है। फोरफीट करना मतलब क्या होता है, शेयर छीनना होता है। जब आपने किसी से शेयर छीना इसका मतलब उसने कोई अमाउंट नहीं पे की होगी। बट यहाँ पे कह रहा है कि मान लो एप्लीकेशन अमाउंट था, अलॉटमेंट अमाउंट था, और ये भी मान लो कि कॉल का अमाउंट था, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है और इसी पे प्रीमियम था भी, ठीक है। तो जब हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे तो क्या फोरफीचर के टाइम जो कॉल की एंट्री होगी उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है? नहीं है। तो जब ऑलरेडी प्रीमियम मिल चुका है तो ना तो हम उसको फोरफीचर की एंट्री में डेबिट करेंगे और ना ही क्रेडिट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, any balance remaining in the share forfeiture account after all the forfeited shares are reissued, इसको हम हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, which of the following may a company utilize for the redemption of redeemable preference shares? अब देखो अगर हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें, उन प्रेफरेंस शेयर की जो रिडीमेबल है, तो सबसे पहली कंडीशन हमेशा याद रखना कि वो शेयर्स ना फुल्ली पेड होने चाहिए। अगर आप किसी भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कराना चाहते हो तो पहली कंडीशन तो यही है कि वो फुल्ली पेड हो, और दूसरा हमारे पास ना दो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं हमेशा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। सबसे पहला सोर्स तो है डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो बेसिकली आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा हुआ है, और दूसरा हमारे पास है कि हम लोग ना फ्रेश शेयर इशू करके जो भी प्रोसीड्स आएगी उससे भी चाहे तो रिडम्पशन कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का। क्लियर? अच्छा, अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसमें क्या क्या आएगा हम बोलते जा रहे हैं, लिख लेना कहीं। जनरल रिजर्व आएगा, रिजर्व फंड आएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड एंड पीएल अकाउंट।
तो ये सारे के सारे किसके पार्ट होंगे बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट के। जनरल रिजर्व आएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा। ये तीनों ही इसका पार्ट है, मतलब तीनों में से कोई भी अगर अवेलेबल है तो कंपनी रिडम्पशन कर सकती है प्रेफरेंस शेयर का। नेक्स्ट, द इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और लेस मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय। देखो अब हम बताएं तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 54 में ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर कंपनी को डिस्काउंट पे शेयर इशू करना है तो वो कर सकती है, पर कंडीशन क्या है कि उनको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा। दूसरा, उनको इस रेजोल्यूशन में ये मेंशन करना होगा कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट कितना रहेगा, और तीसरा जो मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट है वो कितना हो सकता है? 10%। क्लियर? बट कई बार क्या होता है कि कंपनी को 10% से ज़्यादा रेट ऑफ डिस्काउंट रखना होता है, तो उस केस में वो रेट ऑफ डिस्काउंट कौन डिसाइड करेगा या फिक्स करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्लियर? तो एज पर सेक्शन 54 ये 3 कंडीशन अगर पूरी कर रहे हो तो बहुत आराम से आप शेयर इशू कर सकते हो एट डिस्काउंट। तो पहला है हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट, देन कोर्ट, द रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी जनरल मीटिंग, द कंपनीज रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग एंड कंपनी लॉ बोर्ड सैंक्शन। करेक्ट आंसर होगा डी। अगर देखा जाए तो हमें अगर शेयर इशू करना है तो नो डाउट हमें कंपनी रेजोल्यूशन पास करना होगा, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा और उसमें मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्री दैट रिकॉर्ड्स द इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, सिंपल है, कह रहा है कि आप शेयर इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे, तो सिंपल सी एंट्री होगी ना, शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट में होता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम पेश हो रहा है तो वो हमेशा क्रेडिट में होता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, in the case of shares issued at a premium and the share premium account have been credited without the premium account amount being received, then upon the forfeiture of such shares the security premium और share premium account should be। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है ना कि अगर मान लो हमारे पास एप्लीकेशन है, हमारे पास अलॉटमेंट है और हमारे पास कॉल है, तो कॉल प्रीमियम के साथ है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम कोई प्रीमियम नहीं है और इसकी अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुकी है। ठीक, बट कॉल की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, उसकी वजह से आपका शेयर छीन लिया जा रहा है। तो जब हम कॉल के लिए फॉरफीचर की एंट्री करेंगे ना, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, और जितना पैसा मिल जाएगा वो कहाँ डालेंगे बेटा? शेयर फॉरफीचर में। क्लियर? तो एक बात याद रखना कि जब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा तब हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर मिल गया होगा, मतलब मान लो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ होता, कॉल के साथ नहीं होता, तब क्या हमें फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम दिखाना होता? नहीं दिखाना होता। क्लियर? नेक्स्ट, where preference shares are redeemed at premium then such premium may be provided out of। कह रहा है कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड किया है प्रीमियम पे, तो ये प्रीमियम का पैसा आप कहाँ से दे सकते हो? पहला तो प्रॉफिट में से दे सकते हो, जो फ्री प्रॉफिट्स है उसमें से दे सकते हो, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से दे सकते हो। एक सेकेंड हम लिख रहे हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आप ये पैसा बियर कर सकते हो। मतलब अगर रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम पे, तो प्रीमियम की अमाउंट आप फ्री प्रॉफिट से दे सकते हो या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से दे सकते हो। और हमारे पास ऑप्शन में शेयर प्रीमियम दिया था, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अवेलेबल फॉर। अगर हम लोग CRR की बात करें ना, तो ये जो पैसा है या फुली पेड बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हो। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट, CRR की बात करें तो ये क्यों क्रिएट किया जाता है? ये सिर्फ इसलिए क्रिएट किया जाता है सो दैट जब हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना होगा ना, तो मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको CRR क्रिएट करना है। टू एक्यूमुलेट फंड्स, नो, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मार्क आउट द जर्नल एंट्री पास फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब देखो अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की बात करें तो वो जर्नल रिजर्व से भी बन सकता है, ठीक, वो PL से भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। अगर हम लोग CRR की बात करें तो जो भी फ्री रिजर्व्स है कंपनी के पास वो उससे CRR बना सकती है। तो ऑप्शन ए में जनरल रिजर्व दिया था, ऑप्शन बी में PL दिया था, तो करेक्ट आंसर होगा सी, आइदर ए और बी। नेक्स्ट, डिबेंचर्स में बी रिडीम्ड बाय एनुअल ड्रॉइंग्स, यस, कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स, यस,
परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट, यस। करेक्ट आंसर होगा डी, एनी ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से वो किसी भी तरीके से आप डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज, हमेशा याद रखना कि अगर इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर्स पे तो ये मैंडेटरी है, मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, अगर कंपनी लॉस में है तो भी उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, अ चार्ज अगेंस्ट द कंपनीज प्रॉफिट। नेक्स्ट, identify which of the following redeemable preference shares of rupees 10 each would be eligible for redemption, on which application money of 2 per share and above has been paid, on which application and allotment money 5 per share and above has been paid, of which 10 has been paid। अब देखो, हमने बताया है कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपको रिडीम करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब वो फुल्ली पेड हो, है ना। अगर वो फुल्ली पेड होगा बेटा तभी तो आप उसको रिडीम कर पाओगे। और फुल्ली पेड कहाँ होगा? सी में, ऑन विच रुपीज 10 हैज बीन पेड। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम बाय कन्वर्टिंग देम इनटू सम टाइप ऑफ शेयर्स, जैसे मान लो आपने उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया ना, तब सीआरआर बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें आपको कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना होता। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मार्क आउट द जर्नल एंट्री दैट रिकॉर्ड्स इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, कंपनी अगर अपने डिबेंचर्स को इशू करी एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो इस केस में जर्नली जो वो पहला मेथड फॉलो करती है ना, उसमें वो क्या करती है कि किसी भी तरह की कोई एंट्री वो पास ही नहीं करती है, और सिंपली क्या करती है ना, एक नोट अटैच कर देती है बिलो द लोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट में जो हमारी लायबिलिटीज है उसमें लोन कॉलम रहता है ना, तो वहाँ पे एक नोट अटैच कर देती है कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं, मतलब क्योंकि लोन में ही आपको मेंशन करना होता है सिक्योर्ड लोन में डिबेंचर्स, तो उसी में आप मेंशन कर देते हो कि इसको एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया गया है। और दूसरा तरीका ये होता है कि कई बार आप चाहो तो आप इसकी एंट्री भी पास कर सकते हो, और एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। हम ये भी एंट्री पास कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम असेट साइड दिखाते हैं और डिबेंचर्स को तो नो डाउट लायबिलिटी साइड दिखाते ही हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे नो एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट, फॉर डिबेंचर्स इशूड एट द डिस्काउंट इट इज प्रूडेंट टू राइट ऑफ द डिस्काउंट। कह रहा है अगर आपने डिबेंचर को इशू किया है डिस्काउंट पे तो ये ज़रूरी है कि जो डिस्काउंट है वो जिस साल इशू हुआ है उस साल राइट ऑफ हो जाए विद इन 2 और 3 ईयर्स ऑफ इशू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स। ये करेक्ट आंसर होगा कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो उसका पीरियड है उसमें उसको आपको राइट ऑफ करना होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको ट्रीट करते हैं एज कैपिटल लॉस। क्लियर? तो दो थोड़ा थोड़ा ही राइट ऑफ होगा। नेक्स्ट, आफ्टर द री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर द बैलेंस ऑफ द शेयर फोरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू। कह रहा है कि जब फोरफिटेड शेयर री इशू होते हैं तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है हमेशा याद रखना कि वो आप ट्रांसफर करते हो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अगर आपने शेयर्स छीन लिया, फोरफीट कर लिया, तो कैपिटल अकाउंट को आप हमेशा डेबिट करते हो कॉल्ड अप अमाउंट से, है ना। जितना आपने अभी तक उस पर पैसा मांगा है सिर्फ उतना ही आप उसको डेबिट करोगे। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स। नेक्स्ट, अ ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट इज अलाउड फ्रॉम। अगर हम कह रहे हैं सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात, तो हमेशा याद रखना कि सीआरआर मतलब बेसिकली क्या होता है, जब हम कैपिटल को रिडीम्ड या बॉट बैक करते हैं, ठीक। और कैपिटल रिजर्व की अगर बात करें तो ये कभी भी सीआरआर को बनाने में हेल्प नहीं कर सकता। तो सीआरआर को बनाने में हमेशा हमारा क्या हेल्प करेगा? चाहे तो फ्री रिजर्व्स हो कंपनी के पास, चाहे पीएल बैलेंस हो, है ना। मतलब जैसे पीएल बैलेंस फ्री रिजर्व से हो गया ना, तो इससे आप सीआरआर बना सकते हो। तो हम जर्नल रिजर्व से बना सकते हैं, कैपिटल रिजर्व से नहीं बना सकते, शेयर प्रीमियम से नहीं बना सकते। तो करेक्ट आंसर होगा आइदर ए, जिसको हम कह सकते हैं जर्नल रिजर्व या पीएल अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन अ कंपनी बाइज इट्स ओन डिबेंचर्स इज एन इन्वेस्टमेंट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड विद द। तो आप अपने डिबेंचर को किससे डेबिट करोगे? अमाउंट पेड फॉर डिबेंचर्स। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ। अगर हम लोग बोनस शेयर्स की बात करें, अगेन ये आप इशू कर सकते हो फ्रॉम योर फ्री रिजर्व्स। 3 कैटेगरीज हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सीआरआर। क्लियर? बट बोनस शेयर कहाँ से इशू नहीं हो सकता? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट से नहीं हो सकता। जैसे आपने अपने असेट्स को रीवैल्यू किया, उससे जो अमाउंट आया, जो प्रॉफिट आया, उससे आप कभी भी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। तो शेयर प्रीमियम यूज कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हैं, जर्नल रिजर्व यूज कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट, आफ्टर ऑल द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड द बैलेंस लेफ्ट इन द डिबेंचर्स सिंकिंग फंड अकाउंट, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट में। लर्न करने वाला क्वेश्चन है। फॉर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट टू बी कैंसल्ड द पीएल ऑन कैंसिलेशन इज क्रेडिटेड और डेबिटेड टू, जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा कैंसिलेशन पे उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। रीजन बीइंग ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी नोन एज, अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो पीएल अकाउंट। नेक्स्ट, द कंपनीज एक्ट स्टिपुलेट्स दैट द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंपनी, अब यहाँ पे हम किस कंपनीज एक्ट की बात करें, बट ऑब्वियस 2013 की, और इसमें ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 है जिसमें बेसिकली फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया है, और उसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ बताया है कि कोई भी ईयर 31 मार्च कभी भी शुरू हो वो एंड कब होगा बेटा, 31 मार्च को। क्लियर। एक और बात याद रखना कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है किसी भी कंपनी का वो 12 महीने का हो सकता है, और अगर हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तो वो 15 मंथ्स का भी हो सकता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मस्ट बी लेस देन 12 months, must coincide with a calendar year, must be more than 12 months, may be more or less than a calendar year, but shall not exceed 15 months. Yes, यही चीज़ बोला है कि 12 महीने भी हो सकता है, 15 महीने तक जा सकता है। Clear? Next, the financial year of a company after being granted special permission by the registrar may at the most extend to month. अब देखो हम एक बात बता दें कि as per Companies Act 1956 जो एक्सटेंशन है वो पॉसिबल है एज पर सेक्शन 210 सबसेक्शन 4, और ये एक्सटेंशन हो सकता है अप टू 18 मंथ्स का। क्लियर। बट कंपनीज एक्ट 1956 में जो सेक्शन था सेक्शन 210, अब कंपनीज एक्ट 2013 में इस सेक्शन को रिप्लेस कर दिया गया बाय सेक्शन 129, और सेक्शन 129 में ये पावर कहीं भी नहीं दी गई है, ना तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ना कंपनी लॉ बोर्ड को। हमने क्या बोला, ना तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ना कंपनी लॉ बोर्ड को, इनको एक्सटेंशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई पावर नहीं दी गई है। तो मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन हो सकता है, ओनली अप टू 15 मंथ्स, वो भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्लियर। तो ये पॉइंट प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज पर कंपनीज एक्ट 1956 तो 18 मंथ्स तक का एक्सटेंशन पॉसिबल था, जो तुम लोग सुने भी हो, पर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 129 अब ये एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा अगर 18 मंथ्स दिया हुआ है तब तो आप 18 मंथ सेलेक्ट करोगे, नहीं तो नॉट पॉसिबल ये ऑप्शन दिया रहेगा। तो समझ जाना एज पर कंपनीज एक्ट 2013 पूछ रहा है, तब करेक्ट आंसर होगा ई। नेक्स्ट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो बेसिकली मोटिव ये होता है प्रॉफिट या लॉस जानना। शुड बी प्रिपेयर्ड सो एज टू गिव अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस एंड नॉट इन सेट फॉर्म। नेक्स्ट, अगर हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट की बात करें तो हम इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दिखता है ना, और रिजर्व्स एंड सरप्लस बेसिकली कहाँ होता है, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ हमारे पास ऑप्शन में ना दिया हुआ है लायबिलिटीज बाय एडिंग टू द पेड अप कैपिटल, ये भी कर सकते हैं कि उसको पेड अप कैपिटल में ऐड कर दें, और नहीं तो एक ऑप्शन हमारे पास ये कि उसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा दें। नेक्स्ट, द शेयर प्रीमियम अकाउंट दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर विच हेडिंग। तो नो डाउट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो ये लायबिलिटीज साइड दिखाया जाता है अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर विच हेडिंग। अगर हम बात करें अनक्लेम्ड डिविडेंड की तो ये करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है अंडर द हेड अदर। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। द रेम्यूनरेशन पेड टू अ होल टाइम डायरेक्टर, ये 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और ओवरऑल 11% से, तो इसका आंसर होगा 5। द टोटल रेम्यूनरेशन हमेशा 11% से ज्यादा नहीं हो सकती, तो करेक्ट आंसर होगा 11। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, जो भी आप डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हो नो डाउट वो आप कहाँ दिखाते हो, पीएल अकाउंट में तो दिखाते हो, तो करेक्ट आंसर होगा ए पीएल। क्यों, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो उनको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अपॉन शेयर्स बीइंग फॉरफीटेड विद व्हाट अमाउंट इज द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। हमने पहले भी बताया है कि जितना अमाउंट आपने कॉल्ड अप किया है सिर्फ उतने ही अमाउंट से आप इसको डेबिट कर सकते हो। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। इफ ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ₹8 हैज बीन कॉल्ड अप
4 but only ₹7 received, the share capital account shall be credited by, मांगा कितना गया 8 रुपये, भले रिसीव कितना भी किया गया बट जितना मांगा गया सिर्फ उतना ही अमाउंट आप शेयर कैपिटल में डाल सकते हो, तो करेक्ट आंसर होगा ₹8। नेक्स्ट, What may the amount set apart to meet losses due to bad debt? Bad debt के लिए हम हमेशा क्या बनाते हैं, प्रोविजनिंग करते हैं ना, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं। एज पर गिवन ऑप्शन होगा प्रोविजन। नेक्स्ट, ऑन अ शेयर ऑफ ₹10, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ₹8 has been called up। कह रहा है 10 रुपये का शेयर है पर मांगा कितना गया, सिर्फ 8 रुपये, बट ओनली 5 rupees has been paid upon such shares being forfeited। अगर ऐसा शेयर छीना जाए तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा, बट ऑब्वियस जितना कॉल्ड अप है उतने से, तो करेक्ट आंसर होगा बी ₹8। इनकम टैक्स अगर आपने एडवांस में पे किया है तो नो डाउट, अगर आपने एडवांस में पे किया है तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। अंडर विच आइटम डू डिबेंचर्स फिगर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो ये बेसिकली लोन का ही पार्ट होता है, और लोन में भी कैसा लोन है बेटा, ये सिक्योर्ड लोन है। नेक्स्ट, अंडर विच हेडिंग डज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अपीयर इन द बैलेंस शीट? हमने पहले भी बताया कि अगर हम लोग शेयर फॉरफीचर की बात करें तो जो उसका बैलेंस है वो हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड इज शोन इन, अगर हम लोग इंटरिम डिविडेंड की बात करें, क्योंकि डिविडेंड है तो उसको हम पीएल में कभी भी नहीं दिखाते, इसको हम हमेशा दिखाते बेटा इन पीएल एप्रो अकाउंट, तो करेक्ट आंसर होगा बी, पीएल एप्रो अकाउंट। नेक्स्ट, वेयर इज द इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स शोन? कह रहा है कि आपने अगर इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर्स पे और उस पर टीडीएस डिडक्ट किया है तो इसको आप बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हो, असेट साइड? नो, क्योंकि देखो इंटरेस्ट पे किया है तो ये हमारा एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इस पर आप जो टीडीएस पे करोगे ना वो आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाओगे, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ द प्रपोज्ड डिविडेंड डज नॉट एक्सीड डैश परसेंटेज, अ कंपनी नीड नॉट ट्रांसफर एनी प्रॉफिट टू रिजर्व्स। अब देखो ये क्वेश्चन हमने जानबूझ करके यहाँ इंक्लूड किया है, वैसे अगर देखा जाए कि आज की डेट में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो इसकी रेलेवेंस है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, ठीक है, बट स्टिल हम यहाँ पे ये इस पैटर्न पे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे। रीजन बीइंग आप लोग देखोगे ना तो बहुत बार एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछता है आज की डेट में भी। अगर हम एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बात करें तो सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 में ये बोला गया है कि अगर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके पहले उसको ये डिसाइड करना है कि अपने प्रॉफिट में से वो कितना हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफ़र करे, क्योंकि देखो डिविडेंड कंपनी कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करती है, बट ऑब्वियस अपने प्रॉफिट में से, तो इस प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसको कितना अमाउंट या कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, ये आज की डेट में एज पर कंपनीज एक्ट कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंप्लीटली ये किस पे डिपेंडेंट है? ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये फ्रीडम दी गई है कि वो ये डिसाइड कर सकें कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट का हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है बिफोर डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड। और ये किस सेक्शन में लिखा है बेटा? एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्लियर? तो तुम लोग को अगर हम एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बात करें तो फिलहाल तो यही हमारा रूल है, बट पहले जो हमारा ओल्ड एक्ट था एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अगर हम बात ना करके कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें तो उसमें ये बोला था कि अगर हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, उसमें ये लिखा था कि अगर हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड अप टू 10% है, मतलब 10% या उससे कम, तो आपको रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अबव 10% है बट विद इन
12.50% है, तब आपको टोटल 2.5% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रिजर्व्स में। अगर अबव 12.50% है बट विद इन 15% है, तब 5% ट्रांसफ़र करना होगा प्रॉफिट का टू रिजर्व। अगर 15% से अबव है बट विद इन 20% है देन 7.50%, एंड अगर अबव 20% है उस केस में आपको 10% तक प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करना होता है रिजर्व में। तो ये लिमिट्स अगर देखा जाए तो आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछता है। बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये एज पर कंपनीज एक्ट 1956 था एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब ये रेट्स बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। सिंपली कौन से रेट्स एप्लीकेबल हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा वो उतना ट्रांसफर कर दे रिजर्व्स में एंड आफ्टर दैट डिविडेंड डिक्लेयर कर दे। क्लियर? बट क्योंकि तुम लोग को हर बार कंफ्यूजन होती है इसलिए सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन अपने एमसीक्यू सीरीज में इंक्लूड किया हुआ है। अब देखो कह रहा है कि हमें प्रॉफिट ना ट्रांसफर करना पड़े, तो बट ऑब्वियस अगर हमारा प्रपोज डिविडेंड अप टू 10% है तो नहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर स्टैट्यूट। पीएल अकाउंट बनाना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की डेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी कर दिया गया है, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट आज भी मैंडेटरी नहीं है। In what order are the assets arranged in the balance sheet of a company? Liquidity, book value, market value, permanence. No doubt permanence के अकॉर्डिंग करते हैं, इसीलिए पहले आपको नॉन करेंट एसेट दिखता है फिर करेंट एसेट दिखता है। नेक्स्ट, दैट पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी जिस टाइम बंद होती है तो उस टाइम हम क्या मांग सकते हैं? पेड अप कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रिजर्व कैपिटल की डिमांड कर सकते हो। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ द प्रपोज डिविडेंड इज 12% ऑफ द पेड अप कैपिटल, तो नो डाउट अभी हमने लिस्ट बताई थी कि जो रेट होगा वो कितना होगा? 2.5%। ये मिस प्रिंटिंग है, ये हो जाएगा 2.5%। नेक्स्ट, वर द प्रपोज डिविडेंड एक्सीड 20%। अगर 20% से ज़्यादा है तब हमने जो लिस्ट देखी थी उसमें 10% की लिमिट दी हुई थी कि आपको 10% प्रॉफिट ट्रांसफर करना होगा रिजर्व्स में। नेक्स्ट, अंडर विच हेड इज प्रपोज डिविडेंड शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बेसिकली ये प्रपोज्ड डिविडेंड, या हम इसको ना डिविडेंड पेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो चेंजेस आया है उसके अकॉर्डिंग ये प्रपोज्ड डिविडेंड, या हम इसको कहेंगे डिविडेंड पेबल, जो पे करना है, तो इसको हम दिखाते हैं अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट डू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स रिफर टू। अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो नो डाउट ये हमारा किस तरह का लोन है? सिक्योर्ड लोन है, तो ये हर केस में क्या दिखेगा? एज लोन कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल है, बैंक ओडी है, अनक्लेम डिविडेंड है, बट माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये करंट लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। सन्ड्री डेटर्स, कैश, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। देखो सबसे पहले तो हम फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिखाते हैं, मतलब पहले ये दिखाएंगे, ये नॉन करेंट असेट है। क्लियर? उसके बाद हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, फिर हम दिखाते हैं सन्ड्री डेटर्स एंड कैश को, जो कि हमारे पास करंट असेट्स हैं। तो पहले इसमें दिखाएंगे सन्ड्री डेटर्स और फिर कैश दिखाएंगे, क्योंकि कैश लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको एकदम लास्ट में दिखाते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन वॉट ऑर्डर वुड द फॉलोइंग आइटम्स बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट? डिबेंचर, शेयर कैपिटल, प्रपोज डिविडेंड और शेयर सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको हम डिविडेंड पेबल भी बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले तो नो डाउट आपको शेयर कैपिटल दिखाना होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के हेड में। उसके बाद फिर हम लोन दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, मतलब डिबेंचर्स हो गया। और उसके बाद हम करंट लायबिलिटी दिखाएंगे, तो करंट लायबिलिटी में पहले हम सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाएंगे, फिर डिविडेंड पेबल दिखाएंगे। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। Next, of the following items which are included in the reserves and surplus shown in the balance sheet? Sinking fund, proposed dividend, share premium, PL balance। देखो proposed dividend या dividend payable तो current asset, current liability का part है। reserves and surplus में sinking fund दिखाते हैं, security premium दिखाते हैं, PL दिखाते हैं, तो correct answer होगा C। Next, identify the item shown under fixed assets in the company's balance sheet। fixed asset मतलब क्या हो गया बेटा? non current asset। Clear? पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, प्लांट एंड मशीनरी। देखो पेटेंट्स को हम नॉन करंट असेट में फिक्स्ड असेट का पार्ट दिखाते हैं, या आज की डेट में हम करें तो
प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का पार्ट होता है। बेसिकली प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट ही फिक्स्ड एसेट है, और प्लांट एंड मशीनरी को भी हम नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट का ही हेड मानते हैं, और फिक्स्ड एसेट मतलब प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। क्लियर? अच्छा, नॉन करेंट असेट में एक अलग से हेडिंग होती है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइलेंट है तो मान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और वर्क इन प्रोग्रेस ये इन्वेंट्री का पार्ट है, मतलब करंट एसेट का पार्ट है। ठीक है, तो एज पर गिवन ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट, when a company issues shares to vendors of assets for consideration other than cash कर रहे हैं, मतलब किसी भी फॉर्म में आप उनको असेट के बदले पैसे नहीं दे रहे हो, तो आप शेयर्स दे सकते हो, डिबेंचर्स दे सकते हो, और आप उसको इशू कर सकते हो पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, किसी पे भी इशू कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, अंडर व्हाट हेडिंग इज द प्रोविजन फॉर टैक्स शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट? प्रोविजन फॉर टैक्स है, बेसिकली जो भी प्रोविजंस होते हैं वो हम लोग करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस का ही पार्ट बनाते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, What is a journal entry for issue of debentures at a discount that are redeemable at a premium? आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपने जब डिबेंचर इशू किया तो डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब आपको तब लॉस हुआ, और रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम पे कर रहे हो तब भी आपको लॉस हुआ। तो एक्चुअल में इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट, देन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास 3 स्टेटमेंट दिया है और आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। कह रहा है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। हमने पहले भी बताया है कि 2 तरीके से इसको आप रिडीम कर सकते हो, एक तो वो जो डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास, या एक फ्रेश इशू करके। कंपनीज शेयर प्रीमियम अकाउंट, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बी। नेक्स्ट, a company forfeited 100 shares of 10 each owing to the default in the payment of shares call money 5 each। 10 रुपये का शेयर है, आपने पेमेंट किया है, आगे हम लोग देखेंगे कितने का पेमेंट किया, पर 5 रुपये का पेमेंट कॉल मनी पे नहीं किया है। दी शेयर्स वर इशूड एट ₹9 each। भले 10 का है पर इशू कितने पे किया? 9 रुपये पे। तो बट ऑब्वियस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 4 रुपये हमें रिसीव हुआ होगा, और बाकी बैलेंस कॉल का पैसा नहीं मिला। द शेयर्स वर देन री इशूड टू अनदर शेयर होल्डर एट अ प्राइस ऑफ ₹6 पर शेयर। The amount to be debited to forfeited share account on account of discount on reissue of share would be। एंट्री करके देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितने से होगी? 100 × 9, क्योंकि इशू तो 9 रुपये पे हुआ है ना। इसमें से कौन सा पैसा हमें नहीं मिला? कॉल का पैसा नहीं मिला, 5 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 500, और जो पैसा मिल गया वो कहाँ जाएगा? शेयर फॉरफीचर में। 4 रुपये मिला एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के। ठीक, अब जब आप इसको री इशू कर रहे हो तो 6 रुपये पे री इशू कर रहे हो, मतलब 600 रुपये आपको मिला होगा। बाकी जो है वो आपका लॉस ही तो है ना, डिस्काउंट है ऑन री इशू ऑफ शेयर टू शेयर कैपिटल। 9 रुपये का है, 900 हो गया, और डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर कितना हो गया? 300। मतलब जो आपका लॉस है वो कितने का दिख रहा है? 300 का, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर? इसकी जगह यहाँ पे हम शेयर फॉरफीचर भी दिखा सकते थे, बस हमें ये दिखाना था कि हमारा कितना डिस्काउंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ये मेंशन किया है। नेक्स्ट, the issue of bonus shares must be in accordance with the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India. Next, company accounting confirms more to dual aspect concept than to incomplete recording system। देखो incomplete recording system को तो कोई फॉलो नहीं करना चाहेगा ना, इसलिए नहीं फॉलो करना चाहेगा कि उससे कभी भी आपको ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं मिलेगी। Company's account acts insist upon adoption of double entry system of bookkeeping। Balance sheet could not be prepared under section 129 of Companies Act 2013 according to the incomplete recording system to show true and fair view of the affairs of the company to ensure adequate disclosure। Select the correct answer from the codes given above।
नो डाउट अगर आप ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड फॉलो नहीं करते, तो उसकी कंडीशन क्या है, पहली और दूसरी ही है। क्योंकि पहले में ये बोल रहा है कि भाई अगर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे तो हम प्रॉपरली अपनी बुक्स कीपिंग कर पाएंगे, बुक्स को मेंटेन कर पाएंगे। एंड एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें ये बताया गया है कि आप अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाते हो, ठीक है, कि आप अपनी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, तो उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो उस केस में आप कभी भी अपनी बुक्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए 1 और 2। ये जो सेक्शन दिया था 211, ये कंपनीज एक्ट 1956 का दिया हुआ था। और हम ये बता दें कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं सेक्शन 129 में, वो किस स्केड्यूल में बनाते हैं, शेड्यूल 3 में। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार बता दिया कि जो भी बैलेंस बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स विच अपीयर अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। देख लेते हैं, पीएल अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। ये चारों ही शो किया जाता है, बस पहले कैपिटल रिजर्व शो करते हैं, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व शो करते हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम और फिर पीएल। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट सीक्वेंस है ए। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनीज बिकॉज बोनस शेयर आप इसलिए इशू करते हो क्योंकि कई बार कंपनी के पास इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाता है कि उनको ये समझ में आता है कि फ्री रिजर्व्स में से आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जो डिविडेंड भी आप डिस्ट्रीब्यूट करो वो तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर को ही ना करोगे, तो उससे बेटर है शेयर इशू करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। सरप्लस कैश इज अवेलेबल, देयर आर हैवी एक्यूमुलेटेड जर्नल रिजर्व, there is heavy competition from similar companies, they have high gross profit ratio। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ये मिस प्रिंटिंग है तो ये क्वेश्चन हम कट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ तब रिडीम्ड हो सकता है जब आपका प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड हो। ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड, इवन इफ दे आर पार्टली पेड, if they are paid not less than 50%, only if they are issued at a premium। no doubt करेक्ट आंसर होगा ए, only if they are fully paid। नेक्स्ट, where all the debentures are redeemed, the balance left in the debenture sinking fund account। जो debenture sinking fund account में जो भी बैलेंस होता है उसको आप जनरली कहाँ ट्रांसफर करते हो, जनरल रिजर्व में। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ ऑल फॉरफिटेड शेयर, ये हमेशा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट, अ कंपनी इशूड ₹2 लाख 4% bonds repayable in equal installment over 10 years. What is the amount required in the initial year to pay interest and to redeem the bonds? देखो ये कह रहा है कि ये जो 2 लाख रुपए इस पे आप इंटरेस्ट दोगे और ये 2 लाख रुपए आप हर साल थोड़ा थोड़ा के पे कर रहे हो, मतलब इसको आप 10 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो ओवरऑल जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 20,000। ठीक है, बट फर्स्ट ईयर, इनिशियल ईयर मतलब स्टार्टिंग में इस 2 लाख पे आपको 4% का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा जो कि आएगा 8,000। तो जो आप फर्स्ट ईयर पे करोगे वो कितना पे करोगे, 28,000। और यहाँ साफ साफ लिखा था कि डिस्काउंटिंग कैश फैक्टर आपको इग्नोर करना है, तो ओवरऑल आपकी जो वैल्यू आई कितनी आई, 28,000। नेक्स्ट, मैच करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर हम लोग डेफर्ड शेयर्स की बात करें तो डेफर्ड शेयर्स वो शेयर होते हैं जिनको यूज़ नहीं किया जाता। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनमें रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन होती है, उनका डिविडेंड भी आपको पे करना होता है, एंड इक्विटी शेयर के पहले इनका आपको अमाउंट भी पे करना होता है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से कह लो डिविडेंड की तरह है, जैसे आप डिविडेंड दे रहे हो उससे बेटर आप स्टॉक डिविडेंड दे दो। और इक्विटी शेयर्स जिसमें डिविडेंड की किसी भी तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। हाँ, कहीं ना कहीं तो हम रिजर्व को कैपिटलाइज कर रहे हैं। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स आर इशूड ओनली आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। नो, अगर हम लोग बोनस शेयर की बात करें तो बोनस शेयर हमेशा जो इशू होता है वो फ्री रिजर्व से हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हो सकता है बेटा, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से हो सकता है, बट कैपिटल रिजर्व से कभी भी इशू नहीं होता। Only revenue reserve should be used when bonus is declared in order to make partly paid shares into fully paid share। ये भी statement correct है। Bonus shares are shares without payment, yes, ये existing shareholder को देते हैं और बिना किसी पैसे लिए देते हैं। तो false कौन सा statement है बी। Next,
In order to mitigate the harassment caused to the investors because of non-receipt or delay in refund of share application money or allotment letter from the concerned company, an instrument called Stock Invest has been introduced by the government. Next, अगेन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है. शेयर प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. ये तो करेक्ट है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हैं. CRR is available only for issuing fully paid bonus share. Yes. Discount on issue of share is shown as a reduction from capital account in the balance sheet. नहीं, अगर हम लोग डिस्काउंट की बात करें, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर होता है, तो जनरली ये हम लोग कहाँ दिखाते हैं? असेट साइड दिखाते हैं, और वो भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में. सबको पता है. तो करेक्ट आंसर होगा सी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, the directors of a limited company resolved to forfeit 1000 equity shares of 10 each, rupees 7.50 paid up for non-payment of the final call money of rupees 2.50 per share. मतलब 10 रुपये का शेयर है, 7.5 रुपये मिला, 2.5 रुपये नहीं मिला. 700 of these shares were reissued at rupees 7 per share. The amount to be transferred to the capital reserve account would be, देखो यहाँ पे forfeit छीना कितना गया है? 1000, और रीइशू कितना किया गया है? 700. तो सबसे पहली एंट्री तो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10 मतलब 10,000 टू शेयर कॉल. 2.5 रुपये नहीं मिला है हम लोगों को, 2500, और जो मिल गया वो कहाँ जाएगा? शेयर फॉरफीचर में 7,500. अब जब आप रीइशू कर रहे हो तो सिर्फ 700 ही शेयर को रीइशू कर रहे हो, वो भी 7 रुपये मिल रहा है, तो 4900 मिल रहा है. और हम तो यही ना मानेंगे कि 10 रुपये का शेयर है तो 3 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब 2100 का लॉस हो रहा है. टू शेयर कैपिटल कितना? 7000. ठीक. अब ये समझो कि अगर ये 7500, ये तो मेरा फ़ायदा ही है ना, कंपनी का तो ये फ़ायदा हुआ 7500 का, पर ये 7500 का फ़ायदा उसको था 1000 शेयर पे, तो 700 शेयर पे उसको कितना फ़ायदा रहा होगा? 5250. अब इस 5250 में कितना नुकसान हुआ? 2100 का. तो जो बैलेंस बचा वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, दैट इज 3150 वो ट्रांसफ़र करेगा. क्लियर? नेक्स्ट, द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी. Adjustment entry in respect of the discount allowed if any on the issue of shares. Transfer entry for the application money received on the shares allotted. Adjustment entry for the excess application money if being adjusted against the allotment money due. देखो सबसे पहले तो आपको ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसफ़र एंट्री करनी होती है एप्लीकेशन मनी जो भी आपने allotted. उसके बाद अगर उस पर कोई डिस्काउंट है तो उसको एडजस्ट करते हैं, एंड लास्ट में एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस है उसको एडजस्ट करते हैं. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 213. नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर फॉरफीटेड कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स, ये कहाँ डेबिट होती है? जो भी कॉल्ड अप अमाउंट होता है, हम बताएं ना शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट कर देते हैं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैपिटल अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट. Next, which one of the following statement is not correct? Bonus share can be issued out of general reserve. Yes. Bonus share can be issued in lieu of dividends. Yes. मतलब डिविडेंड के बिहाफ पे आप बोनस शेयर दे रहे हो. बोनस शेयर्स कैन बी इशूड इवन इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर पार्टली पेड अप. नो, बोनस शेयर जब भी इशू करोगे तो वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए. एंड बोनस शेयर्स कैन बी इशूड इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन. यस, करेक्ट आंसर होगा सी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी हमने पहले भी बताया 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स. When shares are forfeited, capital account is debited by, ये भी बता दिया है कि जितना कॉल्ड अप अमाउंट है उसी से डेबिट करोगे. आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स द बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स सिंकिंग फंड, ये हमेशा कहाँ ट्रांसफर होता है बेटा? जनरल रिजर्व में. नेक्स्ट, जो भी फाइनल डिविडेंड है वो कहाँ डिक्लेयर्ड होता है? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में. नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी हैज टू बी प्रोवाइड इन इट्स आर्टिकल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, फॉर प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, फॉर परमिटिंग फ्री ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, ऑल ऑफ द अबव. प्राइवेट कंपनी को हमेशा रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड बाय रिडम्पशन आउट ऑफ रिजर्व्स ट्रीटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. नो. आउट ऑफ शेयर प्रीमियम नॉट कलेक्टेड इन कैश. नो. विदाउट एनी प्रोविजन. नो. आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स बिल्ट आउट ऑफ जेन्युइन प्रॉफिट. हमने बताया भी हुआ है कि अगर हम लोग बोनस शेयर की बात करें तो फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या CRR से हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी.
नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो इसको हम लोग पीएल एप्रो में दिखाते हैं। शेयर प्रीमियम दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। अनक्लेम डिविडेंड ये करंट लायबिलिटीज का पार्ट है और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी? प्रमोशन है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इनकॉर्पोरेशन है, कमेंसमेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, एडमिनिस्ट्रेशन। राइट इशू रिफर टू शेयर्स इशू टू। राइट इशू हमेशा किसको इशू किया जाता है बेटा? ओनली टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सबसे पहले आप किसको ऑफर करते हो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ऑप्शन देख लेते हैं, एम्प्लॉइज, पब्लिक, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट पे मोर देन डैश बाय वे ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। 11% से ज्यादा ये कभी भी पे नहीं करते। किसका? नेट प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं, नेट प्रॉफिट का। नेक्स्ट, if vendors are issued fully shares of rupees 80,000 in consideration of net assets of 60,000, then the balance of 20,000 will be, देखो हमेशा याद रखना कि अगर आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो आपकी नेटवर्थ से ज़्यादा है तो बैलेंस क्या होगा बेटा? गुडविल। और अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन आपकी नेटवर्थ से कम है तो उस केस में जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा। क्लियर? यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास असेट 60,000 का था और शेयर आपको मिला 80,000 का, तो 20,000 का आपको क्या मिल गया? गुडविल। और यही उल्टा होता कि अगर आपकी नेटवर्थ 80,000 की होती और आपका परचेज कंसिडरेशन 60,000 का होता तो बाकी बैलेंस आपको मिलता इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिजर्व। क्लियर? तो देख लेते हैं, डेबिटेड टू डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा बी, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। ये तो करेक्ट है। मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर अ प्राइवेट कंपनी हैज बीन फिक्स्ड एट ₹1 लाख, ये भी करेक्ट है। मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर अ पब्लिक कंपनी हैज बीन फिक्स्ड एट ₹2 लाख, नहीं, ये ना 5 लाख है। जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए वो है 5 लाख। तो आज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। ये तो अभी हमने बताया ही था कि आपको अपनी कंपनी के शेयर्स पे जो आप शेयर ट्रांसफर करते हो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने होते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी में, तो आप पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, those preference shares which do not enjoy the right to share additional profit come under the category of irredeemable preference share, participating preference share, non-cumulative preference share, non-participative। No doubt, अगर हम बात कर रहे हैं कि आप additional profit enjoy नहीं कर सकते हो तो आप किस कैटेगरी में? non-participating preference shares। Next, according to the Companies Act, a reserve capital is created for a specific purpose at any time during its working life for issue to the existing shareholders as right of issue of shares as a uncalled portion of share capital of a limited company to be called up only in the event of winding up। हमने बताया भी कि वाइंडिंग अप में बेसिकली कंपनी रिजर्व कैपिटल की डिमांड कर सकती है क्योंकि ये अनकॉल्ड पोर्शन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट हैव मोर मेंबर्स देन डैश एक्सक्लूडिंग पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड करेक्ट आंसर होगा बी, ये मिस प्रिंटिंग है, ये 200 होगा। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास 2 लिस्ट दी है, आपको मैच करना है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के जो पहले प्रॉफिट होता है ना वो बेसिकली हम लोग किसका पार्ट बनाते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस का। प्रपोज डिविडेंड, या हम बात करें डिविडेंड पेबल की, तो ये हो गया मेरा करंट लायबिलिटीज। इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ कैपिटल, अगर आप कैपिटल से इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और अनक्लेम डिविडेंड भी क्या हो जाएगा बेटा? करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। तो जो सीक्वेंस है वो होना चाहिए था 4, 3, 2, 3। ठीक है, प्रोविजन का पार्ट यहाँ पे होगा ही नहीं, इनमें से कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो हम यहाँ पे ना ये करेक्ट कर दे रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, 4, 3, 2, 3। नेक्स्ट, अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट प्रोबेबल लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट इज, पहले भी बताया था कि इसको प्रोविजन बोलते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी? डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। लोन इंस्टॉलमेंट पेबल इन द करंट ईयर, इस साल पे कर रहे हैं, करंट तो क्या होगा? करंट लायबिलिटी होगा। टेम्पररी बैंक ओडी भी होगा, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा। बट डिबेंचर्स की अगर बात करें तो ये करंट लायबिलिटी नहीं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है।
नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, अगेन ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है। कह रहा है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, कहाँ से रिडीम कर सकते हैं? सेल प्रोसीड्स ऑफ द न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ द न्यू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करिए 10 ईच का और डिस्काउंट है 10% पेबल। एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया है। अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल और उसका शेयर हमने फोरफीट कर लिया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? भाई देखो 10 रुपये का शेयर है और ये फुल्ली कॉल्ड अप है, तो नो डाउट जब आप 10,000 शेयर को फुल्ली कॉल्ड अप कर रहे हो तो 10 ही रुपये आप फोरफीट भी करोगे। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आप फोरफीट कितना करोगे? 100 शेयर्स हैं इंटू 10, तो डेबिट कितना होगा? 1,000 रुपीज़। बस इतना ही पूछा था, आगे के एंट्रीज की यहाँ जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर होगा सी 1,000। नेक्स्ट, whenever debentures are cancelled, any profit on cancellation, ये हमेशा कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा? कैपिटल रिजर्व में। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स दैट इज MET, ये एप्लीकेबल होता है कंपनीज पे, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। कह रहा है कि बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, ये कहाँ ट्रांसफर होता है? ये ट्रांसफर होता है जनरल रिजर्व में। बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, ये ट्रांसफर होता है एसेट अकाउंट में। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द प्रोविजंस मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, इसको हम कहाँ दिखा देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि डिसोल्यूशन में आपको रियलाइजेशन में सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करने होते हैं। एंड फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हम कहाँ दिखाते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, X Limited forfeited 30 shares of ₹10 each, fully called up for non-payment of allotment money ₹3, call money ₹4. These shares are reissued for ₹8 per share, fully paid. आपको ये बताना है कि कैपिटल रिजर्व में आप कितना ट्रांसफर करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे हमने बहुत क्वेश्चन बता दिया। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 शेयर्स है 10 के, तो 300 हो जाएगा। क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, 3 रुपये, 90 रुपये नहीं मिला। शेयर कॉल नहीं मिला 4 रुपये का, तो ये हो जाएगा 120, और बाकी जो मिला वो डाल देंगे शेयर फोरफीचर में, क्योंकि 3 ही रुपये तो मिला है ना, तो 30 पे 3 रुपये मिला है। अच्छा, अब हमने उसको री इशू किया है 8 रुपीज़ पे, तो ये हो जाएगा 240, और बाकी हमारा 2 रुपीज़ का लॉस हो गया, दैट इज 60 रुपीज़ का लॉस हो गया। 2 शेयर कैपिटल, देख लो सिंपल है। हमें फ़ायदा हुआ 90 रुपीज़ का, हमें नुकसान हुआ 60 रुपीज़ का। तो जो हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फोरफीचर को कैपिटल रिजर्व में, वो कितना ट्रांसफ़र करेंगे बेटा? 30। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ शेयर्स? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, कॉग्निटिव शेयर्स नहीं होता है, इक्विटी शेयर होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अनकॉल्ड या अनपेड, अनकॉल्ड नहीं है अनपेड है, अनपेड कॉल्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। जब भी हम इसको शो करेंगे ना, तो कहाँ से करेंगे? बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट बनाई होगी तो ये पोर्शन याद होगा। नेक्स्ट, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है? कि आप शेयर अलॉट कर रहे हो उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया है, और उनको प्रपोर्शन किसी प्रपोर्शन में कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना शेयर्स नहीं कि हम सारा का सारा जितना उन्होंने मांगा है, अप्लाई किया है, उतना उनको दे सके। ठीक है, इक्वली अमंग्स द एप्लीकेंट्स at the discretion of the directors to all the applicants in proportion to the shares applied for. Next, profit prior to incorporation, ये basically किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल रिजर्व का। Next, a sum of at least dash of the nominal value of shares must have been received by company as a application money, कम से कम 5% होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Next, any excess amount received on application can be adjusted at the time of allotment by passing the entry share application account debit। हम लोग सिंपली क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू, उसी में से जो एक्सेस अमाउंट होता है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाकी शेयर कैपिटल में, और बाकी जो पैसा आया टू बैंक। क्लियर? तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें डेबिट तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को करेंगे, और जो एक्सेस अमाउंट है वो कहाँ डालते हैं? शेयर अलॉटमेंट में। तो 2 शेयर एप्लीकेशन, 2 शेयर फोरफीचर, 2 शेयर कैपिटल। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें होना चाहिए था 2 शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट, इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, अगर नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा रिसीव होता है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, अगर उससे कम होता तो डिस्काउंट होता। नेक्स्ट,
अ शेयर इज इशूड एट हैज बीन पेड, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, अ शेयर इज इशूड एट ₹100 on which ₹70 has been paid. Because of non-payment of balance of 30, share is forfeited. Now it can be forfeited at the minimum price of rupees. आपको ये बताना है ना कि आपका शेयर 100 रुपये का था, उस पर 70 रुपये मिला, 30 रुपये नहीं मिला, तो शेयर छीन ले गया। तो जब छीना गया तो आप अगर उसको जैसे आपने उसको फोरफीट किया, छीना, ठीक है, तो कम से कम कितने प्राइस पे आप उसको छीनोगे? 30 रुपये पे, क्योंकि आपका उतने का ही तो लॉस हुआ है ना। तो करेक्ट आंसर होगा डी। मिस प्रिंटिंग थी, हमने करेक्ट कर दिया है। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर, ये हमेशा कहाँ डेबिट होता है? फोरफीटेड शेयर अकाउंट में। नेक्स्ट, अ कंपनी इशू 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अमाउंट पेबल दिया हुआ है। अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर डिड नॉट पे द कॉस्ट एंड हिज शेयर्स वेर फोरफीटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 1000 इंटू 10, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 10,000। अभी सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया भी था। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स ऑफ अ स्मॉलर डिनोमिनेशन इनटू शेयर्स ऑफ अ बिगर डिनोमिनेशन, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट, if a machinery of ₹7,20,000 was purchased and the vendors were issued fully paid shares, the balance यहाँ होगा of ₹8 lakh, then ₹80,000 would have been transferred to, क्या कह रहा है कि 7,20,000 का आपसे मशीनरी हमने खरीदा और आपको जो पीसी मिला वो कितना मिला बेटा? 8 लाख का, और नेटवर्थ कितने की थी? 7,20,000 की। तो बट ऑफिस ये जो 80,000 है ये कहाँ जाएगा? गुडविल में। तो करेक्ट आंसर होगा बी, गुडविल। अभी ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स ऑफ अ बिगर डिनोमिनेशन इनटू शेयर्स ऑफ अ स्मॉलर डिनोमिनेशन। अच्छा, अगर स्मॉलर से बिगर जा रहे हैं तो कंसोलिडेशन, और अगर बिगर से स्मॉलर जा रहे हैं तो सब डिविजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व? Profit prior to incorporation, dividend equalization reserve, profit on sale of fixed asset, all of the above. Profit prior to incorporation है और profit on sale of fixed assets भी है, but dividend equalization reserve ये capital reserve का पार्ट नहीं है। Provision हम कहाँ शो करते हैं? नो डाउट बैलेंस शीट में liability side, that is current liabilities and provision में। Next, unclosed reserve is, अगर हम लोग unclosed reserve की बात करें तो ये कंपनी का वो रिजर्व है जो कि बैलेंस शीट में कभी भी रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो ऑप्शन देखते हैं, merged with some other account, shown in the balance sheet is excessive depreciation, all of the above। अब अगर undisclosed reserve की बात करें तो इसको हम दूसरे अकाउंट के साथ मर्ज करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि बैलेंस शीट में तो शो नहीं कर रहे। नेक्स्ट, डैश प्रॉफिट्स आर नॉट जनरली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, कैपिटल, रेवेन्यू, नेट, ऑल ऑफ दीज। जनरली अगर देखोगे ना तो जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको ना हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं रखते हैं, है ना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम लोग फ्री रिजर्व्स रखते हैं बट कैपिटल प्रॉफिट नहीं रखते, तो करेक्ट आंसर होगा ए। एनी रिजर्व विच इज नॉट अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में ना दिखे, सीक्रेट रिजर्व, हिडन रिजर्व, इनर रिजर्व, करेक्ट आंसर होगा ए, सीक्रेट रिजर्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग पीएल अकाउंट? प्रोविजन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, जनरल रिजर्व, ऑल ऑफ द अबव। पीएल अकाउंट को डेबिट करके हम कौन सा इसमें से फंड बनाते हैं? नो डाउट अगर पीएल की बात करें तो 2 प्रोविजन डालते हैं ना, तो करेक्ट आंसर होगा ए, प्रोविजन। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, द बैलेंस लेफ्ट इन द डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफरेबल टू डिबेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट एंड जर्नल रिजर्व। देखो कह रहा है कि जब सारे के सारे डिबेंचर्स रिडीम्ड हो जाते हैं तब भी डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में कई बार बैलेंस बचता है और उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जर्नल रिजर्व में। ये क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कब जर्नल रिजर्व में चीजें ट्रांसफर होनी है, कब कैपिटल रिजर्व में। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करवा दिए हैं। स्टिल अगर कहीं कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ये जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत रेलेवेंट है रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड जिस क्लास की हम बात कर रहे थे कंपनीज एक्ट 2013 वर्सेस कंपनीज एक्ट 1956, वो क्लास भी कवर कर लेना, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहे हैं, लिंक भी शेयर करें और क्लास के एंड में भी आपको मिल जाएगी।
अब ये सारे क्वेश्चन कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है, तो सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह से जितने भी कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं सब पे हम बहुत जल्दी MCQs अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सबकी टाइमली नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।